हेलो दोस्तों। ये वीडियो आरआरबी एएलपी और जेई के लिए है। अभी आरआरबी एएलपी को ध्यान में रख के मैंने कुछ क्वेश्चन लाया हूँ और इससे पहले मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया है और आज कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर नहीं है लेकिन ये मतलब बहुत इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस है इस एग्ज़ाम में। यहाँ से आने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज हम आरआरबी एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर डिवाइस। देखिए ट्रांजिस्टर डिवाइस ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है और ये ट्रांजिस्टर जो बनता है ये पीएन जंक्शन डायोड मिला करके ट्रांजिस्टर को बनाया जाता है। जैसे तो इसमें दो डायोड मिलाएंगे, दो डायोड को, तो एक हमारा ट्रांजिस्टर बनेगा। आप जानते हैं कि डायोड बनाने के लिए हमें मटेरियल का जो यूज होता है, एक तो सिलिकॉन मटेरियल का यूज होता है और आप जर्मेनियम का भी यूज कर सकते हैं। मतलब जो नॉर्मली यूज होता है वो सिलिकॉन को ही यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो लीकेज करंट जो फ्लो करता है, इसमें लीकेज करंट जो है वो माइक्रो एम्पियर में फ्लो करता है, इसमें मिली एम्पियर में। सिलिकॉन को हम यूज़ करते हैं जनरली। अब हम ट्रांजिस्टर को देखते हैं कि मतलब एक्चुअली ये होता क्या है। तो देखिए, जैसे मान के चलिए दो टाइप का ट्रांजिस्टर आप देखते होंगे हमेशा। एक तो होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, बहुत इसको यहाँ बनाते हैं एनपीएन, ठीक है। देखिए इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, इसको इमीटर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको कलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये तीन टर्मिनल इसमें होते हैं। ये क्वेश्चन में हमेशा पूछता भी है कि ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, तो तीन होता है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। जंक्शन देखिए इसमें दो दिख रहा है, एक जंक्शन ये दिख रहा है और ये एक जंक्शन ये दिख रहा है। इसमें दो जंक्शन होते हैं, इसको इमीटर जंक्शन बोलते हैं और इसको कलेक्टर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको सिम्बॉलिकली तौर पे हम ऐसे भी यूज़ कर सकते, ऐसे भी देखते हैं, ठीक है। अगर ऐसे भी आपको दिखे तो ये भी ट्रांजिस्टर का ही है। अब इसमें भी दो तरह का, एक एनपीएन होता है, एक पीएनपी होता है। तो एनपीएन चेक करने के लिए देखिए, जब भी एनपीएन होगा तो इस तरह से इसका डायरेक्शन यहाँ पर दिखाया होगा, ठीक है। ये डायरेक्शन ऐसे दिखाया होगा तो मान लीजिएगा कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और अगर इसका एरो ऐसे दिखाया होगा तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। तो एन का मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, ये इसमें नंबर ऑफ पोल ज़्यादा होता है, होल ज़्यादा होता है, ठीक है, इसमें भी ज़्यादा होता है। ये हाईली डोप्ड होता है, ये लाइटली डोप्ड होता है, ठीक है। डोपिंग होता है ट्रांजिस्टर में, है ना। तो अगर आपको पूछ दे इस तरह से ट्रांजिस्टर बना के दे दे, पूछ दे कि कौन सा है, एनपीएन है कि पीएनपी है, तो ये एनपीएन है। एनपीएन का डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ होता है, पीएनपी का डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड फॉर द एक्टिव ऑपरेशन, स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। इमीटर बेस, देखिए अब आ जाइए,
जो मैंने ये बनाया था सिंबल इसका ऐसे, इसको ऐसे ही बनाते हैं हम। दोनों तरीके से आपको समझा देते हैं। ये होगा एन पी एन, ठीक है। अब देखिए, ये एमिटर होता है, ये बेस होता है और ये कलेक्टर होता है, ठीक है। इसमें भी अगर इसका डायरेक्शन ऐसे हो, ये होता है इमिटर, ये होता है बेस और ये होता है कलेक्टर, ठीक है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए कि इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बैच फॉर द एक्टिव ऑपरेशन। तो ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन हम आपको बताएंगे कैसे कैसे ऑपरेशन होता है इसमें। तो ये बेस है और ये इमीटर है। तो देखिए यहाँ पर एक डायोड लगा होता है, एक्चुअली ये डायोड होता है, ठीक है, ऐसे रहा। तो ये वाला, ये जो डायोड है ना, ये फॉरवर्ड बैच होता है, मतलब बेस और इमीटर का डायोड जो फॉरवर्ड बैच होता है, ठीक है। तो इसको हम पहला बोलते हैं एक्टिव, एक्टिव ऑपरेशन। एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर काम करता है एम्पलीफायर की तरह, एम्पलीफायर, ठीक है। दूसरा होता है सैचुरेशन मोड, तीसरा होता है कट ऑफ मोड, कट ऑफ रीजन, रीजन लिख दीजिए, मोड लिखिए, ठीक है। सर देखिए, सैचुरेशन में क्या होगा, दोनों फॉरवर्ड बैच में होगा, ये भी और ये भी। तो मतलब बेस इमीटर जो जंक्शन होगा फॉरवर्ड बैच होगा और ये वाला भी फॉरवर्ड बैच होगा। जैसे ये जंक्शन मैंने पहले बोला था ना, ये इमीटर जंक्शन, इमीटर बेस इमीटर, और ये वाला जंक्शन जो होता है बेस कलेक्टर होता है। तो जिसमें सिर्फ ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बैच होता है, ये वाला जंक्शन, और ये रिवर्स बैच होता है, तो वो एक्टिव मोड में रहता है ट्रांजिस्टर। अगर ये और ये दोनों फॉरवर्ड बैच में है तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। अगर दोनों रिवर्स बैच में है, ये और ये दोनों रिवर्स बैच में, तो उसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बैच फॉर एक्टिव ऑपरेशन, द स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर। तो स्टेटमेंट ये वैलिड है एन पी एन और एंड पी एन पी, दोनों ट्रांजिस्टर के लिए ऑपरेशन ये वैलिड है। ऑप्शन में रहेगा तो आपको मारना होगा एन पी एन और पी एन पी, दोनों के लिए हमारा ये वैलिड ऑपरेशन होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर द इनपुट ऑफ इतना V of t is equal to Vm sin omega t volt, the average value of half rectified sine wave, ठीक है। एक्चुअली ये हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक कितना है मेरा 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या दिया है, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो देखिए रेक्टिफायर क्या होता है, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका जो वैल्यू होगा वी एम बटे, देखिए ये आउटपुट वोल्टेज, ये एवरेज वोल्टेज इसका होता है वी एम बटे पाई, ठीक है। दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये होता है वी नॉट इज इक्वल टू 2 Vm बटे पाई, 2 Vm बटे पाई। अगर इसको समझना चाहते हैं थोड़ा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, पाई 2 पाई, ये हमारे पास Vm साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, गिवन है।
अब जैसे ही इसमें रेक्टिफायर लगाएंगे हम, रेक्टिफाइड करेंगे इसको, तो अगर ये हाफ वेव है तो टोटल साइकिल कितना था हमारा 2 पाई तक, तो पाई तक ही आउटपुट मिलेगा, पाई से 2 पाई तक हमारा 0 मिलेगा। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर में ये पूरा मिलता है, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर मिल रहा है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में मुझे सिर्फ ये वाला मिलेगा। तो इसको निकालने के लिए V0 इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टोटल कितना था 2 पाई, ठीक है 2 पाई। अब कितना फंक्शन दिया है Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है डी ओमेगा टी। अब जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो ये हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा Vm/पाई। ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कैसे निकालेंगे, V0 इज इक्वल टू 1/2 पाई टोटल टाइम पीरियड। देखिए इंटीग्रेट हमको 0 से पाई तक ही करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। अब इसमें देखिए 1/2 पाई नहीं होगा, पाई होगा। क्यों? क्योंकि पाई के बाद ये साइकिल रिपीट कर रहा है ना। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से 0 से पाई तक। तो इसका टोटल टाइम पीरियड पाई होगा, और Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका V0 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2Vm/पाई। ठीक है, समझ गए। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या हो गया Vm/पाई, फुल वेव के लिए 2Vm/पाई। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है, ये डिराइव नहीं करना है, वो तो मैं समझाने के लिए बता दिया था। आपको Vm/पाई याद रखना है हाफ वेव के लिए, और 2Vm/पाई याद रखना है फुल वेव के लिए, रेक्टिफायर के लिए। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पोल इन द रोटेशनल मशीन इज कॉल्ड। देखिए मान लीजिए कोई मशीन हमारे पास डीसी मोटर जनरेटर जो भी हो, हम P इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट पोल इसका 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 पोल का हमारे पास एक मोटर या जनरेटर आप लिए हैं। एक पोल आपका इधर है, NS अल्टरनेट रहेगा, ठीक है। 4 पोल है, तो ये क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पोल, ये एडजेसेंट पोल होगा एक, ये और ये। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, दो पोल के, जो 2 एडजेसेंट पोल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं पोल का पिच। इसको बोलते हैं पोल पिच, याद रखिएगा इसको, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो समझ गया ना, पोल पिच बोलते हैं, मतलब 2 एडजेसेंट पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम पोल पिच बोलते हैं। मैंने फिगर बना के समझा दिया, ये दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस को पोल पिच बोलते हैं। इसमें पोल पिच कितना है एक्चुअली देख लो, पोल पिच इसमें 90 डिग्री है, याद रखना। देखो ये और ये दोनों के बीच में 90 डिग्री आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। पोल दिया हुआ है, पोल स्पीड दिया हुआ है 1500 RPM। देख नहीं रहा, पोल दिया हुआ है कितना 4, स्पीड दिया है 1500 RPM। अब क्या बोल रहा है
व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस अल्टरनेटर। अल्टरनेटर मतलब समझते हैं, अल्टरनेटर सिंक्रोनस जनरेटर को अल्टरनेटर बोलते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर को अल्टरनेटर बोलते हैं। अब इसका स्पीड दिया तो सिंक्रोनस जनरेटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होता है, तो ये सिंक्रोनस स्पीड ही होता है। इसका फार्मूला होता है NS इज इक्वल टू 120F/P। ठीक है, तो अब देखिए ना, ये 1500 दिया है स्पीड, 1500 मैंने पुट कर दिया, 120 F निकालना है, फ्रिक्वेंसी ही निकालना है, P दिया है 4, 4 3 12। ठीक है, 1 0 से 0 गया, 3 5 यानी फ्रीक्वेंसी इसका आ गया 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, इफ कॉपर लॉस ऑफ फुल लोड ट्रांसफार्मर इज 400 वाट, कैलकुलेट द लॉस एट हाफ। देखो, अब इसका मतलब अच्छे से इसको डिराइव करेंगे तो ज़्यादा टाइम लेगा। हम सिंपल आपको एक फंडा बता देते हैं। ये 400 जो है ना फुल लोड पे दिया हुआ है, तो इतना मान के चलना कि हाफ लोड पे इसे कम होगा। ठीक है, कम होगा यानी हमको डिवाइड करना है। तो जिसे हाफ लोड दिया है ना, तो हाफ लोड का मतलब 1/2 के स्क्वायर से हमको, मतलब ये जो लोड होता है हाफ लोड, यानी आपको 2 जो हाफ लोड है स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये 100 आ गया। ठीक है, बस ऐसे आपको करना है। ठीक है, अगर यही हाफ लोड पे दिया, जितना पे बोले, मान लो कि बोल रहा है फुल लोड पे हमारा इतना है। ठीक है, मान लो फुल लोड पे दिया हुआ है 400, बोल रहा है कि 3/4 75% पे कितना होगा, तो इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, 3 करना और 4 का 16। ठीक है, जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना होता है अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन दे रहा है तो। अब क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर पे। वाटर फील्ड कॉयल ऑफ DC जनरेटर यूजुअली मेड अप। देखो, ये जो कॉयल होता है ना एल्युमिनियम से बनता है, एल्युमिनियम, इसको तो याद रखना है, एल्युमिनियम। विच टाइप ऑफ कॉयल इज यूज्ड इन लो वोल्टेज एंड हाई करंट इन DC मशीन। देखो, मैंने इस चीज़ को हम समझाया था एक बार, लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग का डायग्राम भी मैंने बनाया था। अगर इसी चैनल पर वीडियो है उसको देख सकते हैं आप। तो लो वोल्टेज मतलब और हाई करंट, लो वोल्टेज हाई करंट का मतलब होता है लैप बाइंडिंग, और हाई वोल्टेज लो करंट का मतलब होता है वेव बाइंडिंग। ठीक है, इसको देख सकते हो, मैंने इसी चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, उसको मैंने डिटेल एनालिसिस किया है। फिर भी अगर नहीं तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मान लो कि 4 पोल का कोई मशीन है। ठीक है, और हम पहले लैप बाइंडिंग की बात करते हैं। लैप बाइंडिंग, इसमें क्या होगा, 4 पोल मतलब 4 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है। पैरेलल पाथ हमारे पास 4 है, ऐसे बना लेना। ठीक है, एक का रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस, इसमें मतलब आर 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 आर, ये हमारे पास है। ये लैप बाइंडिंग है। लैप बाइंडिंग मान लो कि इसमें आई, इसमें आई, इसमें आई और इसमें आई जा रहा है, तो टोटल करंट इधर कितने 4I चला जाएगा। और वोल्टेज कितना है इसके और इसके बीच में भी, तो टोटल करंट हमारा कितना चला। पावर निकालोगे तो क्या होगा, टोटल करंट 4I इंटू V, तो कितना हो जाएगा 4VI, हमारा पावर हो गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम वेव बाइंडिंग में दिखाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ वेव बाइंडिंग, इधर वेव बाइंडिंग बनाते हैं। वेव बाइंडिंग, तो देखो 4 पोल है ना, तो वेव बाइंडिंग का मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 फिक्स होता है, ये फिक्स होता है। इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पोल के अकॉर्डिंग वेरी नहीं करता है, इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ फिक्स रहता है वेव बाइंडिंग में। ठीक है, तो हम 2 ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ लेंगे। तो देखो मैंने 4 कंडक्टर लिया था। ठीक है,
4 कंडक्टर लिया था, 4 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ था, तो एक पैरेलल पाथ में एक रेजिस्टेंस चला गया। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना, 2 ही रखना है। तो एक पैरेलल पाथ में कितने रेजिस्टेंस जाएगा, 4 चला जाएगा ना। एक पैरेलल पाथ में 2 रेजिस्टेंस चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें करंट हमारा आई गया, इसमें करंट आई गया, टोटल करंट 2I चला गया। और यहाँ पर वोल्टेज भी था, यहाँ भी वोल्टेज भी था, दोनों मिला कितना हो गया, टोटल वोल्टेज हमारे पास 2V, ठीक है। देखो पावर सेम होता है, अब ये 2I इंटू 2I कितना 4VI, पावर तो इसका और इसका दोनों का बराबर है, देख लो। लेकिन इसमें वेव बाइंडिंग में क्या हुआ, करंट घट गया, वोल्टेज बढ़ गया, देखो 2V हो गया, करंट 4 से 2 हो गया, है ना। लैप बाइंडिंग में क्या हुआ, करंट ज़्यादा हुआ 4I, वोल्टेज भी हो गया, समझ गए। यहाँ वोल्टेज घट रहा है, करंट बढ़ रहा है, इसमें वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट घट रहा है ना। तो ऐसे इसको देखना है। तो क्वेश्चन क्या था इसमें, लो वोल्टेज हाई करंट में। तो लो वोल्टेज हाई करंट में क्या हो गया भाई, तो लो वोल्टेज किस में होगा, लैप बाइंडिंग में होगा, हाई करंट होगा उसमें लैप बाइंडिंग में, समझ गए। अब आते हैं दूसरा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एडमिटेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाई वाई इज इक्वल टू इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। रेजिस्टेंस निकालना है इसमें, आपके पास एडमिटेंस दिया हुआ है। देखो अब आ जाओ, इसको बनाते हैं। देखो वाई तो अपने को दिया है, वाई कितना दिया है 3 + 4J, यही दिया है शायद, हाँ ठीक है, ठीक है। अब पहले तो हमको जेड निकालना है। देखो तो जेड कितना हो जाएगा 1/y, ठीक है। तो इसको 1/3 + 4J करना होगा, समझ गए, ये हो जाएगा जेड। तो जेड इज इक्वल टू, अब देखो नीचे इमेजिनरी पार्ट है ना, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ताकि हमारा जे के वैल्यू ऊपर चला जाए, समझ गए। तो 3 कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन आप लोग सुने होंगे, एक कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन जो कि 3 + J4 इंटू 3 - J4, कंजुगेट वैल्यू, कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे। ये कितना हो गया 3 - J4 डिवाइड बाई, देखो a + b a - b, तो a² - b² का फार्मूला हो गया, और j² मिला के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 का 9 + 4 = 16, ये कितना हो जाएगा 3 - J4 डिवाइड बाई 25। अब देखो जेड क्या क्या होता है, R + J एक्सेल होता है, समझ गए। और इस चीज़ को हम लिखेंगे तो कैसे आएगा, ये 3/25 माइनस J4/25। तो देखो R एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ से R कितना होगा 3/25, ये हो गया हमारा R के रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गया। समझ गए ना, ऐसे ऐसे अगर एडमिटेंस दिया हो तो ऐसे निकालेंगे रेजिस्टेंस। अब अगला क्वेश्चन आ जाओ। हाँ अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड इतना पर फेज कनेक्टेड टू 3 फेज 230, ये भी देखो फेज वोल्टेज ही दिया है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर निकालना है, ये पर फेज वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इम्पीडेंस का वैल्यू ये भी पर फेज दिया हुआ है ना, ये याद रखो, ये भी पर फेज है और ये भी पर फेज हमको दिया हुआ है ये। अब बोल रहा है कि एक्टिव पावर निकालना है। एक्टिव पावर कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो 3 फेज हम बनाएंगे, हर क्वेश्चन को डिटेल से समझा रहे हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल है, देखो ये फेज वैल्यू दिया हुआ है क्या 230,
230 वोल्ट। और ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर 4 प्लस J3, 4 प्लस J3, 4 प्लस J3। ठीक है, हमें एक्टिव पावर निकालना है। तो सबसे पहले एक्टिव पावर का फार्मूला लिख लो। क्या होता है, देखो ये 3 फेज है, इसमें दो तरीके, 3 इंटू VPH इंटू IPH इंटू कॉस फाई। एक तो ये फार्मूला हो जाता है। अगर फेज वोल्टेज फेज करंट यूज कर रहे हो तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये √3 हो जाएगा जब VL IL कॉस फाई, मतलब लाइन वोल्टेज लाइन करंट को यूज़ कर रहे हो तो ये √3 टाइम हो जाता है। तो हम यूज़ करेंगे ये, ठीक है, क्योंकि सारा चीज़ फेज भी दिया हुआ है ना, तो हम फेज वैल्यू वाला ही यूज़ करेंगे। वोल्टेज हमारे पास V फेज दिया हुआ है, VPH इज इक्वल टू 230 वोल्ट। ठीक है, अब सबसे पहले ना हम इसका करंट निकाल लेंगे। करंट देखो कैसे निकल, IPH, देखो यहाँ का वोल्टेज हमारे पास दिया 230 वोल्ट, यहाँ पर इम्पीडेंस दिया हुआ है, तो इम्पीडेंस का पहले तो यहाँ मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंदर रूट, ये हो जाएगा 25, ये हो गया 5, ये 5 हो गया आई के वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का 20, 5 का 30। तो हमारे पास IPH का वैल्यू आ गया कितना, 46। ठीक है, हमारे पास VPH भी आ गया, IPH भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, कॉस फाई। ठीक है, कॉस फाई पावर फैक्टर, इसको पावर फैक्टर ही बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास जेड का वैल्यू दे रखा है कितना, 4 प्लस J3। हम इसका डायग्राम अगर बनाते हैं, रेजिस्टेंस डायग्राम, ठीक है, तो ये इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट यहाँ 3, यहाँ 4, ये निकालेंगे तो 16, 3 का 9 चौचौ का 16, 25, 25 का अंदर रूट 5। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉस फाई निकाल लेंगे, तो आधार बाई कर्ण, तो 4/5 इज इक्वल 0.8, मतलब हमारे पास कॉस फाई का वैल्यू आ गया 0.8। समझ गए ना, समझते जाओ बढ़िया से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो P इज इक्वल टू हम क्या निकालेंगे, 3 इंटू VPH कितना होगा 230, IPH हो गया 46, कॉस फाई हो गया 0.8। इसको सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा आ जाएगा एक्टिव पावर। हम सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देते हैं, 3 इंटू 230 इंटू 46 इंटू 0.8, ये आ गया 25,392, 25,392। इसको किलो में बदल दो, ये हो जाएगा 25.4 किलो वाट। ये हो गया एक्टिव पावर। समझ गए, ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। If 2 input of logic gate are 1 and 0, then output of which logic gate is 1? ठीक है, देखो मुझे तो पता नहीं कि लॉजिक गेट कितना पढ़े हो नहीं पढ़े हो। अगर लॉजिक गेट में डाउट होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे लॉजिक गेट नहीं आता है, तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, कभी दिक्कत नहीं होगा। बाकी हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर्पज़ से अभी बता रहे हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि 2 इनपुट, मान लो कि एक इनपुट A है और एक हमारे पास B है। ठीक है, ठीक है, 1 और 0, लॉजिक गेट आर 1 एंड 0, देन आउटपुट ऑफ विच लॉजिक गेट इज 1। कौन से लॉजिक गेट का 1 हो जाएगा, तो मान लेते हैं पहला 0 0 0 1
10 11, ठीक है। ये मैंने इनपुट मान लिया। तो देखो यहाँ पर 10 तो ये वाला वैल्यू दिख रहा है, ठीक है, ये वाला भी 10 दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू 1 आना चाहिए, बाकी सब जगह 0 आना चाहिए। तो जब दो इनपुट डिफरेंट होता है 0 1 1 0, अगर उसका वैल्यू 1 आता है तो उस केस में उस लॉजिक गेट का एक और लॉजिक गेट बोलते हैं। इसका सिंबल बनाते हैं ऐसे ऐसे। समझ गए? तो एक और गेट होगा जहाँ पे 2 डिफरेंट इनपुट, अगर 2 अलग अलग इनपुट अप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। उसका उस लॉजिक गेट का मतलब होता है एक और गेट। चलो एक दो गेट मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो सबसे पहले हम एंड गेट की बात करेंगे। एंड गेट, 2 इनपुट मैंने ले लिया ए बी, ठीक है। लिखने की तरीका 0 0 1 1 0 1 0 1। एंड गेट देखो ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पर ए और बी होता है, ये जेड हमारा आउटपुट है। तो एंड गेट का मतलब होता है 0 0 पर 0 मिलता है, 0 1 पे 0 मिलता है, 1 0 पर 0 मिलता है, 1 1 पे 1 मिलता है। सिर्फ एक ही ऐसा वैल्यू होता है जहाँ 1 मिलता है, ये होता है हमारा एंड गेट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, एंड गेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू बी, जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1, ठीक है। ये एंड गेट हो गया। और गेट, दूसरा और गेट लेके चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। ए बी, देखो अगर डाउट होगा इसमें तो मुझे बताना, क्योंकि बताओगे तो इसको बढ़िया से सर्किट ड्रॉ करके आपको बता देंगे, कभी भूलोगे नहीं। 0 0 1 1 0 1 0 1। देखो और गेट में क्या होता है, दोनों ऐड होता है। और गेट का मतलब क्या होता है, ऐसे इसका सिंबल होता है, ऐसे ये जेड होता है आउटपुट, ये एडिशन होता है। जेड इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी, ये और गेट होता है। 0 0 को जोड़ोगे तो 0 आएगा, 0 1 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, 1 0 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, 1 1 को जोड़ोगे तो, ठीक है। ये होता है और गेट। एंड और होता है, नैंड नॉर भी होता है, ठीक है। देखो एंड ये एंड गेट है ना, एंड में ही यहाँ पर बबल लगा दोगे नॉट तो वो नैंड गेट बन जाता है, ठीक है। तो ये जहाँ 0 था ना 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जहाँ 1 है वहाँ 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नैंड गेट। नॉर गेट, और में ही बबल लगा दोगे यहाँ पे ए बी, तो ये हो जाएगा नॉर गेट। नॉर गेट मतलब जहाँ इसका और का उल्टा नॉर होता है, ठीक है। तो जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ 1 है वहाँ 0 हो जाएगा, ये हो गया और गेट। ये नॉर गेट है, ये और गेट हो गया, ठीक है। अभी एक नॉर गेट भी होता है, वो आपको हम अगर ज़रूरत पड़ेगा बोलोगे तो बता दूंगा मैं, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? बस देखो थोड़ा सा आप याद रखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्स और गेट में क्या होगा, अगर ए और बी 2 इनपुट है तो इसके वैल्यू अगर डिफरेंट होगा, अगर 0 1 1 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगा, ठीक। ऐसे बस याद रखना यार, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ेगा। एक्स नॉर गेट में क्या होगा कि दोनों वैल्यू जब बराबर होगा तभी 1 आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर 0 0 चाहे 1 1, तभी इसकी वैल्यू 1 आएगा, डिफरेंट पे 0 हो जाएगा। यहाँ सेम वैल्यू पे 0 होगा, यहाँ डिफरेंट पे 0 होगा, सेम वैल्यू पे यहाँ पे 1 हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था, क्या बोला है,
कि 15 जो है इसको हम ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, ग्रे कोड में। तो पहले पहले 15 का बाइनरी लिखो, ठीक है। बाइनरी कितना 1, देखो बाइनरी लिखाने का तरीका ऐसे लिख देना यार, 1 2 4 8 16 32 ऐसे करके। अब 15 इसमें से देखो 15 कहाँ है, कैसे होगा, कैसे 15 बनाओगे, 8 4 12, 12 2 14 1 15, मतलब तीनों 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 मिल के 15 बन रहा है, मतलब 1 1 1। तो ये बाइनरी जो होगा बाइनरी वो 111 हो जाएगा, ठीक है। इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसको शिफ्ट कर देना, 1 के ये 1 के 1 ही रखना है, ठीक है। अब ये दोनों का हमारा एक जोड़ निकालना है। एक जोड़ का मतलब हम क्या सिखाए थे अभी, एक और देखो, एक जोड़ का मतलब कि डिफरेंट वैल्यू रहेगा तो 1 आएगा और सेम वैल्यू रहेगा तो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ सेम वैल्यू है तो ये 0 हो जाएगा, ये सेम है ये 0 हो जाएगा, ये सेम है ये भी 0, ये हो गया ग्रे कोड। अगर बोल दे 15 का ग्रे बाइनरी क्या होगा तो ये होगा, 15 का ग्रे होगा ये होगा, 15 का बाइनरी कोड ये हो गया, इसका ग्रे कोड ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो याद रखने वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मिनिमम क्लियरेंस ऑफ हाई वोल्टेज लाइन फ्रॉम द ग्राउंड अक्रॉस द रोड। देखो ऊपर से हाई वोल्टेज लाइन जब गुजरती है और नीचे ग्राउंड होता है तो ई लाइन और ग्राउंड के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, कितना डिस्टेंस, तो 6.1 मीटर का कम से कम होना चाहिए, कम से कम 6.1 मीटर का होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब दूसरा वैल्यू, परमिशिबल वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एट द कंज्यूमर एंड एज पर आई रूल। देखो कंज्यूमर जो हम लोग हैं वहाँ पे वोल्टेज का वेरिएशन होता है तो वो 6% से ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। 6% तक वेरी करना है, बात समझ रहे हो क्या, क्यों। देखो मान लो कि तुम्हारे पास 230 वोल्ट आ रहा है ना, इसका 6% कितना होता है, 3 18 6 दूनी 12 1 13, ठीक है। इसका मतलब 230, इसको 14 मान लेते हैं, ठीक है, आसानी होगा, 6 4 14, एक बार जोड़ के देख लो 4 4। इसका मतलब हमारा जो वोल्टेज कंज्यूमर है 216 से 244 के बीच में ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इस 216 से कम नहीं होना चाहिए, 244 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 6% का वेरिएशन ऐसे होता है, ठीक है, समझ गए। अब इसका नॉर्टन्स देखो, हम तो इसी बना देते हैं। ये क्या बोल रहा है कि इसमें इक्विवेलेंट करंट बिटवीन द लोड, ये ए और बी है ना, यहाँ पे हमको करंट निकालना है नॉर्टन इक्विवेलेंट से। नॉर्टन्स देखो, नॉर्टन्स जहाँ भी ए बी के बीच में पूछ रहा है ना तो ए बी को शॉर्ट कर दो, शॉर्ट सर्किट। जैसे ही शॉर्ट सर्किट करोगे इसका वैल्यू हो जाएगा 0 वोल्ट। इसको हटा दो, पूरा हटा दो, इसको पूरा ही हटा दो, यहाँ पर इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। तो यहाँ पे जो करंट आएगा ना वहीं आई नॉर्टन्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पर करंट कैसे, करंट डिवीजन रूल लगा दो। करंट टोटल करंट हमारा 10 एम्पीयर फ्लो कर रहा है, इसमें करंट कितना आ रहा है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस, अब भाई टोटल रेजिस्टेंस 5 5 10, ये कट गया यानी 5, यानी नॉर्टन्स करंट आ गया 5 एम्पीयर, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का क्वेश्चन था। ये बहुत हमको लगता है कि आपको ये बहुत मदद करेगा एएलपी में। आप इसको कर लीजिए, एएलपी में ज़रूर ये मदद करेगा। और जो आपको टेक्निकल में आपको अगर डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, हम जो आप टॉपिक बताएंगे उस पर हम एक वीडियो कवर कर देंगे। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।